का वीडियो मेंटल मैकेनिज्म के ऊपर होने वाला है, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकेंड ईयर में आप लोग को तीसरा सब्जेक्ट है, पढ़ना है, आप सबको पता है। तो चलिए आज हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और ये 30 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है मेंटल मैकेनिज्म के ऊपर। इसे हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में मनोरचनाएं के बारे में पूछे, ठीक है ना, मेंटल मैकेनिज्म को हम लोग हिंदी में मनोरचनाएं बोलते हैं या सुरक्षात्मक क्रियाएं बोलते हैं। तो मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म इसी को सुरक्षात्मक जो है क्रियाएं बोलते हैं, ठीक है, या मानसिक क्रियाएं या मानसिक जो है मनोरचनाएं, ठीक है। जो भी आपसे क्रियाएं के बारे में पूछे सेम समझ जाइएगा, टॉपिक वही है। देखिए, मेंटल या डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रिया, एक ऐसी कार्य जो काम करे किसी भी चीज़ के बदले में, ठीक है। तो मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है, मेंटल मैकेनिज्म का परिभाषा है मेंटल यानी मानसिक, मैकेनिज्म मतलब क्रिया यानी मानसिक प्रक्रिया, मानसिक क्रियाविधि जो किसी भी चीज़ से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे मेंटल मैकेनिज्म वे अचेतन अनकॉन्शियस मानसिक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने ईगो को बचाने के लिए करता है ताकि वह एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, गिल्ट, इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट से निपट सके। बेसिकली ये मेंटल मैकेनिज्म जो होता है यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो मन में होती है, ठीक है। यह एक युक्ति की तरह, यह एक डिवाइस की तरह काम करता है, डिवाइस होता नहीं है, यह एक युक्ति की तरह काम करता है जिससे व्यक्ति अपने एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, गिल्ट, इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सके, इससे निपट सके। इसलिए मेंटल मैकेनिज्म जो है ये काम सब करता है, ठीक है। तो मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म का सीधा मतलब होता है कि मेंटल मैकेनिज्म एक जो है ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग व्यक्ति अपने एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए जो है करता है, ठीक है। चलिए, मेंटल मैकेनिज्म का उपयोग डिफेंस मैकेनिज्म भी हम लोग इसे बोलते हैं, रक्षात्मक क्रिया या रक्षात्मक युक्ति, हम जो है रक्षा युक्ति इसे बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम डिफेंस मैकेनिज्म भी रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब इसकी विशेषता क्या होती है। तो देखिए, मेंटल मैकेनिज्म की कुछ विशेषता है, कुछ कैरेक्टरिस्ट है, देख लीजिए। जैसे मेंटल मैकेनिज्म जो होता है ये अचेतन रूप में काम करता है, ठीक है, यह अनकॉन्शियस रूप में काम करता है, यह एंजाइटी को कम करता है, यह ईगो, ठीक है, ईगो को रक्षा करता है। सभी व्यक्ति इन्हें कभी ना कभी उपयोग करते ही हैं अपने जीवन में। अधिक उपयोग होने पर माल एडेप्टिव बिहेवियर हो सकता है, यानी कुछ ऐसे बिहेवियर हो सकते हैं जो नॉर्मल से अलग होते हैं। तो इसका सीमित में उपयोग ही अच्छा होता है, ज़्यादा उपयोग करने से व्यक्ति इसके आदी हो जाते हैं और फिर व्यवहार व्यक्ति के गड़बड़ हो जाता है। तो कुल मिला के मेंटल मैकेनिज्म जो होता है यह व्यक्ति के जीवन में काम देता है, उससे तनाव को दूर करने में, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में, डर को दूर करने में, ठीक है, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में यह मदद करता है, ठीक है। इसका यही विशेषता है, उद्देश्य इसका यही होता है। सब लोग मेंटल मैकेनिज्म का उपयोग इसीलिए करते हैं ताकि मानसिक तनाव को कम कर सके, आत्मसम्मान बनाए रखे, इमोशनल पेन से बच सके, व्यक्ति के फंक्शनिंग में मदद करना, कार्य में मदद करना, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट से काम प्रभावित होता है। तो ये मेंटल मैकेनिज्म उसको मदद करता है ठीक ढंग से फंक्शनिंग करने में। बात समझ गए। तो ये जो है आपका होता है, यही इसका जो है उद्देश्य है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, ये कैसे काम करता है। एक कोई डिवाइस नहीं होता, एक कोई मशीन नहीं होता है, यहाँ पे हमारा मन ही किसी भी ऐसे स्थिति से निपटने के लिए काम करता है जो डर उत्पन्न करे, जो चिंता उत्पन्न करे, जो स्ट्रेस उत्पन्न करे, जो इमोशनली वीक करे, जो कॉन्फ्लिक्ट अंतर्द्वंद उत्पन्न करे। तो इन सब स्थिति में हमारा मन ही ऐसा काम करता है जिससे हम इन सब चीज़ों से लड़ते हैं, इन सब चीज़ों को कम करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो है आपको यही जो है इसका उद्देश्य होता है, समझ। तो ये सारा चीज़ मैं आपको बता दिया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कैसे बढ़ना है चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी में आगे बढ़ते हैं।
तो अब यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे अलग अलग प्रकार है, ठीक है ना, बहुत सारे टाइप्स है, मेंटल मैकेनिज्म के बहुत सारे टाइप्स है। मैं आपको 10 से 12 टाइप्स यहाँ पे बताऊँगा। अब इन 10 से 12 में जो भी 8-10 आप याद कर पाएँ ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि मेंटल मैकेनिज्म लॉन्ग में पूछता है तो उसका डिफिनीसन, उसका उद्देश्य, उसका महत्व, उसका प्रकार सब आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना पड़ता है, ठीक है। पहला होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन के मतलब होता है दमन, दमन करना। इसका अर्थ क्या होता है कि किसी दुखद, डरावने या अस्वीकार विचार या अनुभव को अचेतन मन में दबा देना ताकि व्यक्ति को एंजाइटी ना हो। कहने का मतलब है रिप्रेशन मतलब होता है दमन करना, मतलब उसे न चाहते हुए भी दमित कर जाना, उसे इग्नोर करना, भूलना। जैसे देखते होइएगा व्यक्ति बहुत किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है भयभीत हो जाता है, डर जाता है, यहाँ तक कि भी बहुत ज़्यादा पैसा का लॉस हो जाए तो व्यक्ति चिंता होने लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक अगर एंजाइटी सताए तो दिक्कत होता है। तो व्यक्ति लास्ट में अपने आप को क्या करता है, अपने उस पेन को, अपने उस विचार को जो उसे डरा रहा है, उसे दुख दे रहा है, उसे गलत अनुभव दे रहा है, उसको व्यक्ति जो है अपने अचेतन मन में अपने ऐसा प्रयास करता है कि चलो भाई जो हुआ सो हुआ, आगे मूव करते हैं, ये पैसा गया फिर आ जाएगा। वो चिंता को कम करने के लिए उस बातें जो उसके दिमाग में बार बार चल रहा है, उसके लॉसेज को, उसको वह पीछे धकेलने का पूरा प्रयास करता है अपने अनकॉन्शियस क्षेत्र में, जहाँ से वापस याद ना आए। और धीरे धीरे फिर जो है ऑटोमेटिक उससे व्यक्ति दूर चला जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के रिप्रेशन का काम होता है कि जो ऐसी बात दुख दे, डराए, अस्वीकार बातें हो, अनुभव हो, उसको व्यक्ति जो है अचेतन मन में दबा देता है, दबाना चाहता है, जिससे व्यक्ति को समस्या, एंजाइटी या दुख ना हो, ठीक है। इसका विशेषता यही होता है कि यह पूरी तरह अनकॉन्शियस की तरह काम करता है, ठीक है, ना चाहते हुए भी किसी चीज़ को अपने माइंड के एक्टिव भाग से अनएक्टिव की तरफ उस बातें को धकेल देना, ताकि वो बातें बार बार दिमाग में न खटके, जिससे वो बातें के बारे में हम ना सोचूं, बातें के बारे में समस्या ना हो, ठीक है। जैसे किसी को समस्या होता है, किसी व्यक्ति किसी से धोखा मिल गया, किसी को कुछ चीज़ का लॉस हो गया, और उसके बारे में बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, तो लोग नहीं कहता है अरे भाई छोड़ो हटाओ, कब तक सोचोगे, कब तक इसके बारे में दुख झेलोगे, धीरे धीरे इसे भूलने का प्रयास करो। वो भी व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि हाँ बात सही है, कब तक मैं इसके पीछे पड़ूंगा, इस चीज़ के पीछे। तो धीरे धीरे व्यक्ति ना चाहते हुए अपने माइंड को डाइवर्ट करता है, अपने माइंड में उस बातें को दूसरे तरफ फेंकता है, ताकि वापस दिमाग में वो ना आए। आता है, एक दो बार आता है, लेकिन धीरे धीरे जब ज़्यादा टाइम तक अनकॉन्शियस क्षेत्र में रहता है तो वो फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो रिप्रेशन के मतलब होता है कि जानते हुए भी कि ये काम हमने किया है, हमसे गलतियां हुई हैं, हमारे मन में ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उससे बचने के लिए, उससे ख़त्म करने के लिए व्यक्ति उस बात को इग्नोर करता है, उसे अनकॉन्शियस क्षेत्र में रख देता है, जहाँ से पुनः वापस उसके बारे में हम ना सोचें, ना जाएं उस टॉपिक पर। और यही रिप्रेशन होता है, मीन्स दमित कर जाना, अपने अंदर घोट के रह जाना, दमन कर लेना उस चीज़ को, ठीक है। चलिए उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि चिल्डहुड सेक्सुअल एब्यूज को याद ना रखना। जैसे अगर किसी को बचपन के समय उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, अब उस चीज़ को लेकर बार बार वो याद अगर करे तो उसका जीवन कभी भी आगे बढ़ सकता है, वह उसी में उलझते रह जाएगा और उसको जो है बार बार उस चीज़ पर, टॉपिक पर याद आएगा। तो उससे अच्छा है कि उस टॉपिक को ऐसे भूल जाए जैसे हमारे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं था, अपने माइंड के उस एरिया में भेज दे जहाँ से बार बार याद आए ही नहीं, अनकॉन्शियस में भेज दे, अचेतन अवस्था में उस बातें को भेज दे, और हम एक फ्रेश लाइफ के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। एक्सीडेंट के बाद ट्रॉमा को भूल जाना। सबके जीवन में कुछ ऐसे ऐसे घटना होते हैं, ट्रॉमा होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दे रहा है कि एक्सीडेंट के बाद ट्रॉमा को भूल जाना। तो देखिए कोई भी व्यक्ति चाहे तो उसके बचपन में एक्सीडेंट हुआ है तो क्या उसे बार बार उसे मन में नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, और उससे को लेकर वो डर भी सकता है कि हम ऐसा अब नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति धीरे धीरे एक्सीडेंट 1 साल 2 साल 4 साल धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो बात जो है अनकॉन्शियस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी के साथ जो है ख़त्म होते जाता है, व्यक्ति नॉर्मल भूलते जाता है उस बातें को। तो दमन का मतलब होता है अपने अंदर
हो रखे चीज़ों को भी दमित कर जाना, भूल जाना, ना चाहते हुए भी, यही रिप्रेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सबसे कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा किसी भी चीज़ से, किसी भी स्थिति से, कंडीशन से लड़ने में मदद करता है। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट है सप्रेशन, दबाव। सप्रेशन मतलब होता है दबाव, ठीक है ना, सप्रेस, दबाव यानी इसको दबा देना। ठीक है, नहीं कहता है कि इस बात को दबा दो, इस बात को यहीं पर जो है बंद क्लोज कर दो, होता कहता है ना लोग, वही चीज़ें है। सप्रेशन का मतलब होता है दबाव देना, दबा देना। ठीक है, अर्थ जानबूझकर किसी परेशान करने वाली विचार को कुछ समय के लिए टाल देना। बात समझ गए ना। तो टाल देना का मतलब होता है कि दबा देना, कि बात को छोड़ो, हटाओ यहीं पर। जैसे किसी से लड़ाई हो गया किसी बात को लेकर, तो क्या होता है, लड़ाई ख़त्म करना है तो उस बातें को उस क्षण के लिए उससे दबा दीजिए, टाल दीजिए, उस टॉपिक को चर्चा ही नहीं कीजिए। तो ही जो है बात सप्रेस कर जाएगा, दब जाएगा, तो बातें ख़त्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएंगी, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। पति पत्नी में किसी बात को लेकर बार बार लड़ाई हो रहा है, जब तक आप उस बात को सप्रेस नहीं करेंगे, नहीं उस बातें को दूर फेंकेंगे, नहीं टालेंगे, तब तक बार बार झगड़ा होगा ही होगा। तो जब भी झगड़ा हो, बातें को टाल दे, हटा दे, और धीरे धीरे वो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। तो सप्रेस मतलब जो है दबा देना किसी भी मैटर को। ओके, रिप्रेशन से इसका अंतर कैसे है देख लीजिए। सप्रेशन कॉन्शियस और रिप्रेशन अनकॉन्शियस। जैसे यहाँ पे क्या था, रिप्रेशन था, दमन कर जाना, ठीक है, जो अनकॉन्शियस क्षेत्र में काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है सप्रेशन कॉन्शियस लेवल में काम करता है। कॉन्शियस लेवल मतलब मैं जान रहा हूँ कि ये चीज़ के कारण चीज़ें समस्या हो रही है, लेकिन मैं अभी ख़त्म करना चाहता हूँ ये बातें, ये टॉपिक, ये समस्या, तो हम उसे थोड़ी देर के लिए उस मैटर को हटा दे, इग्नोर कर दे, ठीक है, उसे जो है दबा दे। तो ये जो है होता है जानबूझकर दबाना, जानबूझकर जो है थोड़ी देर के लिए मैटर को हल करने के लिए उसे जो है टाल देना, हटा देना, यही सप्रेशन होता है, कि दबाव कर देना, दबा देना किसी भी मैटर को, ताकि वो मैटर आगे न बढ़े। अब चूंकि मैटर आगे बढ़ेगा तो भाई समस्या, दुख, परेशानी, चिंता, डर, ये सब होगा ही होगा। तो उसको रोकने के लिए थोड़ी देर के लिए उस टॉपिक को सप्रेस कर दे, दबा दे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। जैसे उदाहरण के लिए एग्ज़ाम के बाद फैमिली प्रॉब्लम पर सोचना, ड्यूटी के समय पर्सनल स्ट्रेस इग्नोर करना। तो थोड़ी देर के लिए हम किसी चीज़ को जो अभी फोकस है आगे बढ़ने के लिए, और कोई बाधा आ रहा है, उसे हम टाल दे, अपने मार्ग से इग्नोर कर दे, तो जो है सप्रेशन होता है, दबा देना। ठीक है, दबा कर आगे निकल जाना, आगे बढ़ जाना। तीसरा है डेनियल, अस्वीकार करना। ठीक है, डेनियल का मतलब होता है अस्वीकार करना। अर्थ इसका ये है कि वास्तविक और पेनफुल सिचुएशन को मानने से इनकार करना। ठीक है, अब होता यह है कि डेनियल मतलब इनकार कर देना। जैसे हमें दुख हो रही है, हमें आभास है कि दुख हो रहा है, फिर भी हम चीज़ें को बचने के लिए हम कह देते नहीं, हमें कुछ नहीं हो रहा है। जैसे हमसे कोई पूछा, ठीक है, हमसे हमारे घर में कोई पूछा, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। हम घोर समस्या में अभी हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि हमसे और जो है दूसरे लोगों को समस्या हो, घर में लोग हमारे बारे में सोचने लगे, परेशान होने लगे। तो हम क्या करते हैं, हम जो है उससे अस्वीकार कर लेते हैं, डेनियल, इनकार कर देते हैं। ठीक है, कि नहीं हमें कुछ नहीं हो रहा है, हम बिल्कुल ठीक है। भले ही हमें कुछ बीत रहा है, कोई दर्द है, लेकिन हम उस कुछ क्षण के लिए इनकार कर देते हैं। हम सोच लेते हैं, चाहे हमारे खुद को भी, हम ये चीज़ जानते हैं कि हमें ये चीज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इच्छा शक्ति से कहते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं हो रहा है, ये सब ऐसे ही है। और हम जो है उस रियलिटी को मानने से इनकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, यही डेनियल होता है। ठीक है, कभी कभी ये उपयोग भी करना पड़ता है कि हमें कुछ होते हुए भी हम उस चीज़ को इनकार करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो वास्तविक और पेनफुल सिचुएशन को मानने से इनकार करना, यही डेनियल होता है, और कभी कभी ये काम में भी आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कब दिखता है, तो शौक, सीरियस इलनेस, एडिक्शन, यह दिखता है। उदाहरण, टीबी पेशेंट का कहना मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे कोई टीबी पेशेंट है, लेकिन वो अपने आप को इच्छा शक्ति, अपने आप को रियलिटी ये दिखाना चाहता है कि हमें कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो वह इनकार करेगा, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसी प्रकार से एल्कोहलिक का मानना कि उससे आदत नहीं है। जैसे कोई दवा प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ एल्कोहल ले रहा है,
लेकिन वो मान रहा है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, ये सब झूठ बातें हैं। वो अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उस चीज़ को अस्वीकार कर रहा है कि हम अल्कोहल लेते हैं डेली। ठीक है, तो रियलिटी को अस्वीकार करना, भले ही वो रियलिटी हो लेकिन फिर भी उसे अस्वीकार करना, अपने आप को उसे नहीं मानना, यही होता है डेनियल। ठीक है ना। चलिए, लंबे समय तक डेनियल हार्मफुल होता है। अब मान के कोई एडिक्शन है, कोई लंबे समय तक एल्कोहल ले रहा है लेकिन फिर भी वो कह रहा है नहीं हम एल्कोहल नहीं ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई बाद में चल के तो हानि करेगा ही करेगा। समझ गए। टीबी है लेकिन मान नहीं रहे हैं कि टीबी जो है नहीं है, थोड़ा देर के लिए नहीं माने तो चलिए, उससे दूसरे लोगों को नुकसान ना हो तो आप उसे जो है कह के कर दिए, लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर नहीं मानेंगे तो टीबी तो नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। इसलिए डेनियल लंबे समय तक के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन है प्रोजेक्शन, आरोपण। आरोपण का मतलब होता है कि अपने गलत विचार, भावना या इच्छा को दूसरे पर थोप देना। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जैसे हम कोई कांड किए और हम अपनी कांडों को अपने किसी दोस्त पर थोप दिए। हमने किसी का कुछ चुरा लिया लेकिन नाम किसी और को लगा दिए कि फलानवा चुराया है। ग्रुप में गए लेकिन कांड कर दिए हम और नाम लगा दिए फलाना किया। यानी कुल मिला के अपने गलत विचार कैसे बोले हम, लेकिन सामने वाला को बता दिए कि आपके बारे में फलाना कुछ बोल रहा था। यानी अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं को दूसरे पर थोप देना, यही होता है प्रोजेक्शन यानी आरोपण, यानी आरोप लगा देना कि फलाना ने किया है लेकिन किए हैं खुद। ठीक है। कारण, गिल्ट से बचने के लिए, अपने कमजोरी, अपने गिल्टी से बचने के लिए हम दूसरा का नाम लगा देते हैं। सेल्फ इमेज बचाने के लिए कि गलती हमसे हो गई है लेकिन हमारे इमेज ख़राब ना हो इसलिए हम दूसरे को नाम पर थोप देते हैं कि ये फलाना ने किया है। ठीक है, तो यही प्रोजेक्शन होता है, आरोप लगा देना। उदाहरण, खुद बेईमान होकर दूसरे को डिसहोनेस्ट कहना। मतलब खुद जो है हम किसी से बेईमानी कर लिए और किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लगा दिए कि फलानवा बेईमान है। ठीक है ना। आगे है खुद जिलस होकर कहना, वह मुझसे जिलस है। यानी हम खुद जिलस हैं, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो फलानवा हमसे जल रहा है। तो कुल मिला के ये जो है हो गया कि दूसरे अपने चीज़ों को दूसरे पर थोप देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन, जो कि एक मेंटल मैकेनिज्म है। आगे है डिस्प्लेसमेंट, स्थानांतरण। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि स्थानांतरण कर देना। ठीक है ना, स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर देना, डिस्प्लेसमेंट। अर्थ, भावनाओं को मूल स्रोत से हटाकर किसी सुरक्षित व्यक्ति या वस्तु पर निकालना। ठीक है, कहने का मतलब है, उदाहरण, डॉक्टर से डांट खाने पर नर्स का पेशेंट पर गुस्सा निकलना, बॉस पर गुस्सा, घर आकर बच्चों को मारना। ठीक है, कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि हम किसी और पर गुस्सा होना चाहिए था लेकिन किसी और पर गुस्सा अपना किसी तीसरे पर निकाल दिए, तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी हमें जाना कहीं और था लेकिन हम चले और कहीं गए। ठीक है, यही डिस्प्लेसमेंट होता है। हमारा माइंड कहीं और था लेकिन हम अपना माइंड को कहीं और ले जाकर शिफ्ट कर दिए, तो यही डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी सही से प्लेसमेंट नहीं होना, जहाँ पे जाना वहाँ पे नहीं जाकर किसी दूसरे जगह पर चले जाना, यही डिस्प्लेसमेंट होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो जैसे डॉक्टर नर्स पर गुस्सा हुई और नर्स पेशेंट पर गुस्सा हो गई। कुल मिला के, ठीक है, नर्स को गुस्सा होना चाहिए डॉक्टर पर ही, क्योंकि वो डॉक्टर उस पर गुस्सा की, तो वो पेशेंट पर यानी वह दूसरे व्यक्ति पर कर दिया। ठीक है, बॉस कुछ बोला तो बॉस से अगर हम गुस्से हैं तो बॉस से गुस्से हम नहीं बताएंगे, हम जाके अपने बच्चे घर में गुस्सा निकाल देंगे। यानी हमको जहाँ चीज़ें करनी चाहिए वहाँ नहीं करके हम एक अलग डायरेक्शन में चले गए, तो यही डिस्प्लेसमेंट, स्थानांतरण होता है। ठीक है, और ऐसा मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म का प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है रिग्रेशन, प्रतिगमन। रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमन। अर्थ क्या है, स्ट्रेस या इलनेस में व्यक्ति का बचपन जैसा व्यवहार करने लगना। रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमन। अब देखते होइएगा कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पेनफुल में होता है, समस्या में होता है, तो व्यक्ति अजीब सा व्यवहार करने लगता है। बचपना जो है लगेगा कि उसके व्यवहार में आ चुका है। ठीक है, तो यही रिग्रेशन होता है कि वापस से अपने पूर्व की अवस्था में लौटना, बहुत पूर्व की अवस्था में। उदाहरण, एडल्ट पेशेंट का रोना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो एडल्ट पेशेंट भी रोने लगता है बच्चे की तरह।
थंब सकिंग, थंब का सक्शन करने लगना। बेड वेटिंग यानी बिस्तर पर पेशाब कर देना, गीला कर देना, यानी अपने पूर्व के इतिहास बचपना दोहराने लगना। प्रतिगमन यानी पहले के चीज़ों को धारण करने लगना, ठीक है। हॉस्पिटलाइज पेशेंट में कॉमन होता है, जो पेशेंट भर्ती होते हैं उनमें देखते होइएगा बेड पर ही यूरिन कर देना, थंब जो है सक्शन करना, एडल्ट पेशेंट ज़्यादा दर्द में रोने लगना, ये सब होने लगता है, ठीक है। सातवां है रेशनलाइजेशन है, जिसे युक्तिकरण बोलते हैं। तो युक्तिकरण का मतलब होता है कि फेलुअर या गलत काम के लिए लॉजिकल और एक्सेप्टेबल कारण देना। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है युक्तिकरण, यानी जैसे हम परीक्षा में फेल कर गए तो हम खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमारी गलती हुई है, हमने नहीं लिखा। हमने बहाना बनाने लगा कि अब की बार क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछ दिया, अब की बार जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया। मतलब कुछ ऐसे लॉजिक देना जो लोगों को लगे कि हाँ बात ये सही बोला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जो है फलानवे जो है क्वेश्चन गलत पूछ दिया है, काफ़ी हार्ड पूछ दिया है। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है युक्तिकरण, यानी एक ऐसा लॉजिक ढूंढना जो आपके गलतियों को ढक सके, ठीक है। आप ढक सके, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करें कि ये मेरी गलती हुई है, आप उसके लिए एक अलग कारण, अलग जो है तर्क देने लगते हैं कि ऐसा से ऐसा हो गया। तो यही रेशनलाइजेशन होता है, ठीक है। उदाहरण, पेपर टफ था इसलिए फेल हुआ। भाई आप पढ़े, अच्छा से पढ़ेंगे, जितना भी पेपर टफ होगा पास करेंगे ही, लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन अलग लगेगा तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन ही टफ था। भाई आपके सिलेबस से था ना, तो क्वेश्चन टफ होने का सवाल ही नहीं है, यह एक बहाना है, ठीक है। जॉब अच्छी नहीं थी इसलिए छोड़ दी। कोई भी जॉब जो है अच्छी और बुरी की बात नहीं होता है, आप कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ख़राब है, फिर सोचना ही नहीं है। तो जब कर रहे हैं तो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जॉब पर ही ब्लेम कर दे कि जॉब अच्छी नहीं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो मतलब कुछ ना कुछ अपने फेलुअर या गलत कामों को लॉजिकल और एक्सेप्टेबल कारण देना जो लोग उसे एक्सेप्ट कर सके, लोग मान सके कि हाँ ये रीज़न हो सकता है, यही रेशनलाइजेशन होता है, युक्तिकरण होता है। ओके, आठवां पॉइंट है रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि असली भावना को पूरी तरह विपरीत व्यवहार दिखाना, यानी रिएक्शन का उल्टा फॉर्मेशन करना, जो सामने से विचार आ रहा है उसका रिएक्ट करना, उसको बनाना, उसके बारे में जैसे ही सवाल आया उसका जवाब, काउंटर जवाब तैयार रखना, यही रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। असली भावना के पूरी तरह विपरीत व्यवहार दिखाना, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। वो जो बोला हम उसके विपरीत जवाब दे दिए, सामने से कोई क्वेश्चन किया हम उसके विपरीत तुरंत जवाब जो है दे दिए। तो यही होता है कि जो बातें हैं, जो असली चीज़ें हैं, उसके पूरी तरह विपरीत व्यवहार दिखाना, यही रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। उदाहरण, जिससे नफरत हो उसके प्रति अत्यधिक प्यार दिखाना, ये भी एक गलत ही है कि भाई जिससे ज़्यादा नफरत रहेगा आप उसके प्रति प्यार दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं दाल में काला है, ठीक है। फियर, डर होने पर कॉन्फिडेंस दिखाना, यानी आप डर रहे हैं लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि ना 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 ये तो हम अब की बार गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। आपके अंदर होता है ना, डर भी रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी दिखा रहे हैं, तो कुल मिला के आप विपरीत व्यवहार दर्शाते हैं, तो वो होता है रिएक्शन का फॉर्मेशन, यानी प्रतिक्रिया आपका उल्टा बन रहा है वहाँ पे, ठीक है। चलिए, नौवां है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वीकरण। अर्थ है अस्वीकार इम्पल्स को सोशली एक्सेप्ट एक्टिविटीज में बदलना। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वीकरण का मतलब होता है कि जो अस्वीकार चीज़ें हैं, जिसको लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, उसको जो है स्वीकार में, एक्सेप्टेबल में बदलना, यही सब्लिमेशन होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए एग्रेशन को सपोर्ट करना। एंगर को लोग जो है क्या करते हैं, एंगर को लोग जो है, क्रोध को जो है लोग क्या करते हैं, लगातार एक्सरसाइज करके सपोर्ट करते हैं। सेक्सुअल एनर्जी को आर्ट और म्यूजिक के माध्यम से जो है उसे क्या करते हैं, बदलने का और एक्सेप्ट करने का जो है बदलते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है कि किसी चीज़ के बदले हम, अस्वीकार चीज़ के बदले हम स्वीकार चीज़ में उसे जो है परिवर्तन करें। तो उसके लिए जैसे एग्रेशन है तो खेल करें, क्रोध है तो एक्सरसाइज करें, सेक्सुअल एनर्जी अगर हावी है तो उसके लिए आर्ट है, उसके लिए म्यूजिक है, ये सब करें। यह सबसे हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म होता है।
ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपेंसेशन, प्रतिपूर्ति। कंपेंसेशन का मतलब होता है प्रतिपूर्ति, यानी किसी कमजोरी को दूसरे क्षेत्र में सफलता को पूरा करना। बात समझ गए? यानी किसी कमजोरी को दूसरे क्षेत्र में सफलता से पूरा करना, यही होता है कंपेंसेशन, प्रतिपूर्ति। यानी एक जगह के लॉस को दूसरे जगह जाकर उससे भरपाई करना, यही कंपेंसेशन होता है, प्रतिपूर्ति होता है। जैसे फिजिकल डिजेबिलिटी के बावजूद में एक्सीलेंट लाना पढ़ाई में, यह ये है कि आप फिजिकली कोई डिजेबिलिटी है, अपंग है, फिर भी वह पढ़ाई से वह उसे ढक दिया, पूर्ति कर दिया। ठीक है। पुअर बुक लेकिन टैलेंट में स्ट्रॉन्ग। व्यक्ति के पास किताब दिखने में अच्छा नहीं है लेकिन टैलेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो भले एक जगह उसके कमी है कि वह दिखने में अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरे जगह उसका टैलेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके दिखने की जो पुअर दिख रहा है उसे वह प्रतिपूर्ति कर दिया, उसे वह क्या किया, क्षतिपूर्ति कर दिया, यानी उसे मेकअप कर दिया। 11 है आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी एडमायर्ड व्यक्ति के गुण अपनाना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है तादात्म्य, यानी कोई बड़े व्यक्ति को अपना रोल मॉडल मानना। बहुत सारे लोग रोल मॉडल मानते हैं ना, तो किसी एडमायर्ड व्यक्ति के गुण को अपनाना, उसको देखकर कैसे क्या करता है। ठीक है ना। उदाहरण, स्टूडेंट नर्स का सीनियर नर्स जैसा बनने की कोशिश करना, कि हम फलाने जैसे बने, उनके गुण को अपनाएं। चाइल्ड का पेरेंट जैसा बनना, जैसा बच्चा अपने पेरेंट्स को देख देख कर आगे बढ़ता है। तो बेसिकली यह आइडेंटिटी को अपने अंदर समाहित करना, यही आइडेंटिफिकेशन होता है। जो किसी के आइडेंटिटी को अपने अंदर लाना, यही आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैंने आपको टोटली 11 जो है पॉइंट मैंने बता दिया। अब आपसे कोई मेंटल या डिफेंस मैकेनिज्म पूछे तो उसका टाइप सहित आप समझा दीजिएगा अच्छे से। ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म के नर्सिंग में क्या महत्व है इसको बता देते हैं। तो नर्सिंग में इसका महत्व ये है कि यह पेशेंट बिहेवियर को समझने में मदद करता है। कौन? मेंटल या डिफेंस मैकेनिज्म। यह कॉपी मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करना, यानी यह क्या करता है, कॉपिंग मैकेनिज्म, यानी किसी दूसरे के प्रति जो है क्या करना, उसके आइडेंटिफाई को कॉपी करना, यह सिखाता है। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, यानी जो उपचारात्मक स्किल है उसको इम्प्रूव करना। साइकेट्रिक डायग्नोसिस में सहायता करना। बात समझ गए? उसके बाद है पेशेंट एजुकेशन में उपयोगी चीज़ें जो है, यह मेंटल मैकेनिज्म का नर्सिंग के लिए यही इम्पोर्टेंस है। बात समझ गए? तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को अच्छे से समझिए, पढ़िए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।